मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं मित्र, हमारी सफलता में, हमारी कामयाबी में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है बात बात पर मदद मांगना। हम दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई मुझको डिसीजन करके दे देगा, कोई मेरे बदले सोच देगा, कोई मेरे बदले मुझ पर मैं भरोसा करूं या ना करूं ये बाबत मुझे कोई बता दे। इस कारोबार में मुझे हानि होगा या लाभ होगा मुझे पहले से ही कोई बता दे। मैं किसी से शादी कर रहा हूं तो उससे मेरा जीवन कैसे गुजरेगा मुझे कोई पहले से बता दे। मेरा निर्णय सही रहेगा कि नहीं रहेगा कोई मेरे बदले निर्णय कर दे। कोई मैं इस पढ़ाई को करने जा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो इसमें मेरा भविष्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई मुझे पहले बता दे। मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ तो इसमें मेरा लाभ होगा, कितना लाभ होगा मुझे पहले कोई बता दे। छोटी छोटी बातें ढेर सारी, मैं कौन से सब्जेक्ट का चयन करूँ, तो मुझको क्या पढ़नी चाहिए, मतलब डिसीजन मेरा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले कोई थर्ड पर्सन डिसीजन लेकर के मुझे ये बताए कि वो क्या है मेरे लिए अच्छा। ये सबसे ज़्यादा जहर है मित्र आपके जीवन में कामयाबी के रास्ते में, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार आपने मदद मांग ली, बस आपका जीवन भर का लाइफ टाइम क्राइटेरिया पूरा हो गया। एक तो पहली बार मदद मांगे कि आपको अपनी मदद कैसे करनी है इस बारे में सीखने के लिए आप मदद मांगे, और सीखिए कि विचार कैसे किया जाता है, विवेक सम्मत कैसी बात की जाती है, और अपने अंदर अपने काबिलियत को देखने के क्या किया जाए। फिर अपने प्रखरता, अपने प्रतिभा, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई को पहले देखने के लिए आप मदद मांग लीजिए। आप एक बार ठीक ठीक अपना मूल्यांकन कर लिए तो समझो कि फिर आपको ज़िंदगी में दोबारा मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रेयर केस होगा कि आपको ज़िंदगी में दोबारा मौका लगे। वो भी लगेगा तो ऐसा होगा कि आप डिसीजन ले चुके होंगे, बस उस डिसीजन में कुछ पेच होगा, जैसे अनुभव क्या कह रहा है या हृदय क्या कह रहा है, अंतःस्थल आपका क्या सोच रहा है। आप डिसीजन लेना तो चाहते हैं पर उसी डिसीजन में आपको अपने ही डिसीजन में संदेह हो रहा है, और उस संदेह को दूर करने के जितने भी आपके अंदर में तर्क है वो सब आपके डिसीजन से विपरीत जा रहा है। यानी कि एक तरफ आपका लॉजिकल अनुभव सारा चीज़ है और एक तरफ आपका अंतःकरण है। उस अंतःकरण में आपकी शुद्धि का भाव में अशुद्धि आ गया, इस बात के संदेह हो गया है कि मैं उसको शुद्धतापूर्वक विचार नहीं कर पा रहा हूँ। तब कभी डिसीजन में मदद मांग लो। जो बंदा एक बार अपना मदद करना सीख जाता है फिर वो जीवन में हर वो निर्णय लेता है, वो रिस्क लेता है ताकि वह बहुत ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सके और अपने साथ साथ दो और चार लोगों को आगे बढ़ा सके। कितने मेरे मित्र होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, वो ऐसे छोटी छोटी वाहियात चीज़ों पर वो मदद मांगते हैं, पूछते हैं कि हम क्या बताएं आपको। आपको झाड़ू लगाना है तो आपके लिए कौन सा झाड़ू अच्छा रहेगा, आपका फ़र्ज है, आपका झाड़ू लगाने का तरीका है, आप उसको देख करके डिसीजन लो। नहीं, लेकिन गुरुजी मेरे पास दो झाड़ू है, इनमें से कौन से झाड़ू में मैं झाड़ू लगाऊं अपने घर को, फिर मैं दाएं हाथ से लगाऊं कि बाएं हाथ से लगाऊं, कि मैं ऐसा करूं कि बस, यानी आप एक एग्जाम्पल से है छोटी छोटी बातें। अब और अपना निर्णय घर वालों पर हम थोपते रहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम नहीं समझते हो, तुमको समझो। दुनिया भर को समझाने में लग जाते हैं, लेकिन जब खुद को समझने का मौका आता है, जब खुद की बारी आती है, तब टाई टाई फिस। तो फिर ऐसे में ना तो आप अपने परिवार की भला कर सकते हो, ना आप अपनी भला कर सकते हो, ना कल आने वाले किसी परिवार की भला कर सकते हो। न खुद का भला, न स्वयं वर्तमान का भला, न भविष्य का भला, न भूतकाल का भला। तो मित्र सोचिए, सबसे पहले आप मदद अपना खुद करना सीखें। एक बार कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा और बार बार आपको मदद करना कोई नहीं आएगा, और आएगा भी तो फिर वो इच्छा से मदद नहीं करेगा, फिर वो शुक्रिया दिल से मदद नहीं करेगा, वो शानदार मन से मदद नहीं करेगा, तब भी आपके लिए नुकसान होगा। उसमें ना तो पढ़े लिखे की ज़रूरत है और न अनपढ़ की। मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने बताता हूँ।
मेरे ही गांव का एग्जाम्पल है। एक महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद पहली क्लास पढ़ी रही होगी, और वो संपन्न परिवार से थी। उस समय उसकी विवाह हो गया। अब जिस घर में गया, उसका पति अपने स्वयं से, अपने विवेक से, अपने सोच से, अपने मस्तिष्क से अपने डिसीजन कुछ भी नहीं ले सकता था। वो पूर्णतः डिपेंड था अपने घर वालों के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर, भाभी के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर, माने थर्ड पर्सन। उसकी हर चीज़ का डिसीजन थर्ड पर्सन लेता था। उसको लगा कि यार ये आदमी ये क्या है, इनको सुबह रोटी खाना है कि क्या खाना, इसका डिसीजन भी घर वाले लेते हैं, यानी इसको इतना भी डिसीजन नहीं ले पाते। और नियत अच्छा था, बुद्धि भी खूब था, ईगो भी अच्छा था, सब कुछ, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आता, कुछ फैसला लेने की बारी आता, या कुछ करने की बारी आता, या कुछ सोचने की बारी आता, तब हाथ खड़ा कर देते। अब उनकी ऐसी स्थिति में भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। सबको लगा कि यह आदमी बंदा तो आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सका, ना आत्मबल है, ना आत्मनिर्भर है, ना विवेक है, ना निर्णय लेने की क्षमता है, और यह बिल्कुल गया बर्बाद हो जाएगा। उस ज़माने में वो भैंस चराया करते थे। यद्यपि पढ़ा लिखा था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसकी पत्नी जो एक अनपढ़ थी, उसमें ये कला था कि चीज़ों को समझना, चीज़ों को चीज़ों की तरह समझना, परिस्थिति को परिस्थिति की तरह समझना, और अपने वर्तमान को समझना, और अपनी कार्य क्षमता को समझना कि हम क्या कर सकते हैं इस बाबत को समझना, और भविष्य हम और कितना कुछ कर सकते हैं इस बाबत को भी समझना। यानी इतनी समझदार उसके अंदर थी, और उसने रिस्क लेने में कोई गुरेज नहीं किया। धीरे धीरे वह अपने घर को इतना बेहतरीन प्रगति कर लिया कि उनके दूसरे जो बंटवारा वाले थे, यद्यपि वो बंटवारा वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी में था, फिर भी दोनों की तुलना में ये जो अनपढ़ महिला थी, इसकी सूझबूझ और अपने मदद करने की कला, खुद की मदद करना, खुद का निर्णय लेना, खुद का रिस्क फैक्टर में डालना और खुद के लाभ करना, ये योजना निवेश करना, अपने ज़मीन को बढ़ाना, जोत को बढ़ाना, फसल को बढ़ाना, पूरी बुद्धिमत्ता पूर्वक, और फिर अपने बच्चों को एक शानदार शिक्षा देना। संपत्ति भी बढ़ाई, शिक्षा भी बढ़ाया, मान सम्मान भी बढ़ाया, धन दौलत भी बढ़ाया, समृद्धि भी बढ़ाई, खुशी भी बढ़ाया, प्रेम भी बढ़ाया, अपने बच्चों में संस्कार भी दिए। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, मैं उनको दीदी बोला करता था, मैंने बोला दीदी आप तो पढ़ी लिखी नहीं थी, आप में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गया? तो उसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी यद्यपि, लेकिन मेरे जो महके परिवार था, मेरे पिताजी और मेरे भाई बड़े बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं, और उनकी बातों बातों में जो मुझे शिक्षा मिलता था, और आत्मनिर्भरता की जो शिक्षा मिलता था, आत्मबल के जो शिक्षा मिलता था, और निर्णय लेते समय क्या सावधानी करनी चाहिए इस बात की मैं शिक्षा लेता था, तो मैं घर में काम करती करती, सुनते सुनते मैं ट्रेंड हो चुकी थी, और एक बात समझ गई थी कि यदि आपने अपने को प्रगति करना है, ग्रोथ करना है, तो अपना संपूर्ण दांव में लगाना पड़ेगा। मन, सोच, विचार, चित्त, योग्यता, अपनी एजुकेशन, अपना धन, दौलत और मेहनत। लेकिन लगाते समय आपको इस बात का भी सोचना पड़ेगा कि इसमें से कितना घाटा को हम वहन कर सकते हैं, या कितने राशि तक हम अपने रिस्क लें, बस ये समझ, और अपनी मेहनत की समझ, अपनी फसल लेने की समझ, अपनी बीज को संधारण की समझ, कौन सा बीज हमको कितना लाभ देगा, और उस बीज से मिलने वाले लाभ को हम कैसे उपयोग करेंगे, इस बात का डिजाइन करना पड़ता है। और एक बार इसको फार्मूला में जब मैंने देखा तो वो फार्मूला मेरे हिट हो गए। अब हिट हो गए तो मैं उस फार्मूला को लगा करके मैंने इतनी समृद्धि अर्जित की। मित्रों, ये कहानी हो गया उस अनपढ़ महिला की, लेकिन उसके संस्कार में, उसके डीएनए में, उसके सोच विचार में, उसके बचपना में उसको इस बात का जाने अनजाने में प्रशिक्षण मिल गया था। मेरे ही गांव के एक दूसरा बंदा था, पढ़ा लिखा बंदा, एजुकेटेड बंदा, सरकारी कर्मचारी। उसको कपड़ा भी लेना है दे, नया कपड़ा, तो अपने मित्रों से सलाह लेते थे, उनका डिसीजन मांगते थे। छोटे छोटे हर कामों के लिए वो कभी भी सोच के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना।
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वो दूसरे की सोच की मदद लेते थे कि क्या विषय करनी चाहिए, क्या पढ़ानी चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए। मतलब हर बात में वो पंगु था। मैं दोनों को विश्लेषण कर रहा था, डिसीजन कर रहा था, क्योंकि बचपन से मैं भी एक तरह से कमज़ोर मानसिकता का बच्चा था। मेरा माइंड सेट उतनी ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन मैं सीखता था लोगों को देख करके। मैं मनुष्यों को अध्ययन करता था, ह्यूमन्स को स्टडी करता था, उनके क्रियाकलाप, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता, उनकी कार्यशैली, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी सोच विचार, उनके जीने का ढंग, उनके सोचने का ढंग, उनके फॉलो करने का ढंग, मैं इत्यादियों को मैं गंभीरता से अध्ययन किया करता था। तो मुझको इस बात का पता चला। तो मैंने एक बात सीख ली कि भैया आपको कोई व्यक्ति एक बार दो बार मदद कर देता है, फिर बार बार आप मदद मांगोगे तो शर्म आती है। इसलिए आप बार बार मदद मांगने वाले व्यक्ति में एक बड़ी खराबी होता है, वो कुटिलता से मदद मांगता है, वो संपूर्णता से मदद नहीं मांगता, वो संपूर्ण बातों को साफ साफ नहीं रखता, वो छिपा छिपा करके बातों को रखता है, छिपा छिपा करके योजनाओं को रखता है। छिपा छिपा करके जब रखने के कारण वो एक्साइटेड, एक तरफा वो अपने को अच्छा साबित करते हुए वो मदद मांगते, वो ये भी साबित करना चाहता है कि वो बहुत अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं होता। जितना भी है अगला सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन अच्छा नहीं है, उसका ही डिसीजन खराब था, यद्यपि वो बहुत अच्छा है। और होता उल्टा है कि वास्तविक में संदेह, डर और भय और शंका कि जितने दिमाग और घून हैं, जितनी खराबियां हैं, जितने आप कह सकते हो कसेले हैं, जितना तिक्त है, जितना तीखा है, जितना मिर्ची है, जितनी नमक है, वो सब उसमें रहता है। और वो मदद मांगते समय, अपनी बातों को रखते समय उन सारी बातों पर पर्दादारी कर देते हैं। इससे होता क्या है, आदमी, मान लीजिए मुझसे आपने बड़ी भूख लगी है गुरुजी, मुझे एक वक्त का रोटी दे दीजिए, तो मैं आपको एक वक्त का रोटी खिला दूंगा। तो मेरी ये सबसे खराब मदद हुआ। खराब मदद ऐसे हुआ कि आप यदि रोटी कमाना मैं सिखा दूं ताकि आप हर वक्त का रोटी खा लो, तो ये मदद करना मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये मांग रहे हो, नहीं नहीं, मुझे रोटी कमाने की तकनीकी मत बताइए, मैं आलसी पड़ा रहूँगा, निकम्मा पड़ा रहूँगा, बेकार पड़ा रहूँगा, थोथा पड़ा रहूँगा, ऐसे ही पड़ा रहूँगा, बस मुझे तो एक वक्त की रोटी दे दीजिए। तो मैं भी कहूँगा भाई, जब तुम ही अपने मदद करने के तैयार नहीं हो, जब तुम ही आत्मनिर्भर बनने को तैयार नहीं हो, जब तुम्हारे अंदर ही आत्मबल नहीं है, जब तुम्हारे अंदर ही लोचने है, जब तुम्हारे अंदर ही पोच है, जब तुम ही इस तरह से सरकंडे बन चुके हो, तो कौन आपका फिर मदद कर सकता है। चलो खा लो भाई एक वक्त का रोटी, तो हम आपको एक वक्त रोटी दे दिए। तो मित्रों, जब किसी की कोई मेरे यहाँ मदद मांगने आता है तो मैं उनसे पूछता हूँ मदद की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसा तरकीब निकाल लो कि इस चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत ही ना पड़े, और आपसे अपने से श्रम करके, अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी दिमाग लगा करके, अपनी आत्मबल लगा करके और अपने को डाल दीजिए भट्टी में, देखा जाएगा। अब देखिए, सोना कुंदन कब बनता है, सोने का आपका श्रृंगार कब बनता है, सोने के ये हार कब बनते हैं, जब पहले सोना अपने को वो तपते हुए भट्टी में डाल देता है। अब दो गतियां हैं मित्र, एक तो परिस्थिति आपको अग्नि में डाल दे और आप मारे डर के, आप मारे भय के, आपका सारा वही हो जाए, कुछ भी ना बचे, और सब एक हो जाओ, कुछ भी ना बचे, और आप डर के मारे उस परिस्थिति से मर जाओ, यानी कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, रोते रहो और चिल्लाते रहो, चीखते रहो, हाय हाय करते रहो और ज़िंदगी काटते रहो। लेकिन उस ज़िंदगी में प्राण नहीं है, आनंद नहीं है, देर नहीं है, विवेक नहीं है, आत्मतोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, खा पी रहे हो, सुबह शाम खाना पीना और मल त्यागना, खाना पीना, मल त्यागना और सेखी बघारना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको जीना नहीं कहते लल्लू, ये पंगु का जीने का तरीका है। और एक व्यक्ति वो होता है जो अपने को चॉइस करता है कि मुझको ग्रोथ करना है, मुझको बेस्ट करना है, मुझको अपनी इस लाइफ का उपयोग करना है, मुझको अपने इस दिमाग का उपयोग करना है, मुझको अपने हुनर का उपयोग करना है, मैं अपने को संघर्षों में डालूंगा, मुझको ग्रोथ करना है, मुझे यहीं बैठे नहीं रहना है, मुझे अपनी कड़ी परिश्रम,
भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उस सब के लिए मैं मूल्य चुकाने तैयार हूँ, तत्पर हूँ। और वह व्यक्ति योजना बनाता है, डायग्राम बनाता है और अपने को कड़ी परिश्रम के लिए, चुहचुहाते पसीना के लिए, वो धूप में तपने के लिए, परिश्रम करने के लिए, भूखे मरने के लिए, भूखे मर करके 2 रोटी कमाने के लिए, लेकिन मांगना पसंद नहीं। भूखे मरूंगा पर रोटी कमाऊंगा, अपने परिश्रम से कमाऊंगा, कपड़ा मैं अपने परिश्रम से पहनूंगा, यानी वो अपना परिश्रम, अपना आत्मबल पर रखूंगा। मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक टिक सकता हूँ। अपनी आत्मबल को देखने के लिए अपने को एग्जाम में डाल देता है, भट्टी वो भी डलता है। अब एक को परिस्थिति ने फेंक दिया आग में और एक ने खुद आग में अपने को कूद दिया। अब दोनों में क्या फर्क है? जिसने आग में कूदा है वो अपनी मदद करना जानता है, उसके भीतर में क्या आत्मबल है वो जानता है, वो कितना मेहनत कर सकता है वो ये जानता है। वो स्वेच्छा से उसने उस परिस्थिति को स्वीकार किया है और इसलिए वो स्वेच्छा से स्वीकार करने के कारण अब अग्नि की आंच उनको कम लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये आग है भाई, तपाएगा, अपने को निखरना है। और वो निखर करके वो निकाल आता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मबल, उसका तेजोमय, उसकी ओजस्विता, उसकी तेजस्विता, उसके हौसले, उसकी योजनाएं, उसकी परिश्रम, उसका कर्म, उसको सोने के लिए बनने के लिए गया था, लेकिन वहां से वो हीरा बन करके दमकता और चमकता निकलता है। और एक व्यक्ति जो हीरा था, परिस्थिति ने उसको आग में डाला और वो राख बन के निकलता है, किसी काम का नहीं रहता, बेकार रह जाता है। अब देखो, एक हीरा था जन्म से, परिवार से, डीएनए में लोगों ने उसको हीरा दिया था, लेकिन परिस्थिति ने उसको जब आग में ढकेला तब वो राख बन गया, क्योंकि वो तैयार नहीं था, पिचपिचा था, पिलपिला था, पोष था, आत्महीन था, तेजहीन था, क्रियाहीन था, संदेही था। हर बात में भय पैदा करना, हर बात में डर पैदा करना, हर बात में संदेह पैदा करना, हर बात में संदेह करना और अपने आत्मबल से इतने गिरे हुए रहना और तर्क ज़्यादा करना, सोचना ज़्यादा, तरह तरह की गंदगी सोचना, नेगेटिव चीज़ सोचना, नेगेटिव थॉट लेके चलना, हमेशा संदेह और संदेह, हमेशा शंका और शंका। ये अपने महान शत्रु को लेकर के जो व्यक्ति जीवन जीता है उसको पल पल में मदद की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो तो संदेही होते हैं ना, वो खुद पर संदेह करते हैं, तो दूसरे पर तो छोड़ ही दीजिए। जो व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता हो वह दूसरे पर भरोसा कर ले, आप कैसे यकीन कर सकते हैं मित्र? कई लोगों से हमारा पाला पड़ता है, कितने मेरे लोग हैं मैं जानता हूँ, मैं जानते रहता हूँ, इनका किसी पर भरोसा नहीं है, जिनका खुद पर भरोसा नहीं है, खुद के मस्तिष्क पर भरोसा नहीं, खुद के मन पर भरोसा नहीं, खुद के निर्णय पर भरोसा नहीं, खुद के जीवन पर भरोसा नहीं, खुद के सांसों पर भरोसा नहीं, खुद के ईश्वर पर भरोसा नहीं, वो बंदा किसी दूसरे पर भरोसा कैसे कर सकता है? हाँ, स्वार्थ रहता है तो स्वार्थ के समय मीठी जबान, स्वार्थ के समय कुछ स्वीकार्यति, स्वार्थ के समय कुछ अपनी गलती स्वीकारना, थोड़ी सी सिर्फ में पर्दादारी करके मदद चाहिए, क्योंकि अब चारों तरफ से अंधेरा है, तब मदद चाहिए। तो ऐसे मित्र जो बार बार मदद मांगते हैं वे जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, जीते रहते हैं। जैसे एक मरीज है, डॉक्टर से दवा लेता है और वह मरीज रिकवरी करके अपने आप को भला चंगा करके पुनः स्वस्थ हो जाता है। अब उसको डॉक्टर की बार बार ज़रूरत नहीं है, ना उस दवा की ज़रूरत है, और कभी ज़रूरत पड़ भी गया तो गाहे बगाहे वो अपने अनुभव से कुछ दवाएं कर ली, और जब बहुत इमरजेंसी आ गया तब डॉक्टर से कभी परामर्श ले लिया, लेकिन अपने जीवन को रिकवरी कर लिया। अब एक मरीज वो होता है जो जीवन काल, पूरे जीवन भर वो डॉक्टर पर निर्भर करता है। हर महीना डॉक्टर साहब गैस बन गया, डॉक्टर साहब जलन हो रहा है, डॉक्टर साहब खट्टी डकार आ रहा है, डॉक्टर साहब मैं उठती हूँ तो सिर में दर्द होता है, डॉक्टर साहब सोचती हूँ तो सिर में दर्द होता है, डॉक्टर साहब जागने के बाद नींद नहीं आता है, डॉक्टर साहब खाने के बाद भूख नहीं लगती है, डॉक्टर साहब पीने के बाद प्यास नहीं लगती है, डॉक्टर साहब मैं चल नहीं सकती हूँ, डॉक्टर साहब मेरे घर के लोग ऐसे हैं, डॉक्टर साहब फलाने ऐसे हैं। तो डॉक्टर जानता है कि आप बस फ़ोन लगा लिया करो, पेमेंट कर दिया करो, मैं हर बार आपको दवा दे दिया करूँगा। और वो क्या करता है डॉक्टर, अब वो समझ चुका है मरीज को कि यह मरीज डॉक्टर के ऊपर निर्भर है, जब तक मेरी दवा चलता रहेगा ये मरीज जिंदा रहेगा, क्योंकि मरने वालों में से नहीं है, ये पल पल मरने वालों में से है, हर क्षण मरने वालों में से है। ये मरने से पहले भी एक बार मुझसे पूछेगा, डॉक्टर साहब अब मौत आ गया है, क्या मरनी चाहिए?
जब डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप मरने से पहले आप मेरे अस्पताल आइए ताकि एक लंबा फीस भी मैं ले सकूँ आपके अंतिम समय, अंतिम जाते जाते अंतिम सांस तक, तो वो भी एग्री होके आ जाएंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो पल पल एक पैरासीटामॉल खाने से लेकर के सारी चीज़ों के लिए पल 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 का हिसाब डॉक्टर को देते रहेंगे और पल पल के हिसाब से डॉक्टर से मदद लेते रहेंगे। तो भाई वो व्यावसायिक व्यक्ति है, उसको क्या गरज है कि आपको एक लताड़ मारे, कहे कि तुम बीमार से मारे नौटंकी लाल हो, मरना है तो मर जाओ। किसको कहते हो? कोई बीमार उमार नहीं हो। एक बार कोई झिड़क दे दी डॉक्टर, एक बार मदद करना बंद कर दे, एक बार उसका सुनना बंद कर दे, तो या तो सच में बीमार रहेगा फिर इलाज हो जाएगा, क्योंकि नकली बीमारी है। अब असली दवाई खा रहे तो रिएक्शन हो रहा है, बीमारी नकली है और दवा असली है, तब रिएक्शन हो गया। या बीमारी असली है पर दूसरी बीमारी बता दिया है, अब इलाज दूसरी बीमारी का हो गया, तब भी रिएक्शन हो गया। तो आपने मदद मांगी, मदद चाहिए था दूसरा और आपने मदद मांग ली दूसरा। बड़ा होशियार बच्चा था, पढ़ने में बड़ा तेज, बड़ा तीव्र था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, उस समय वो 8वीं क्लास में था, ऐसे ही घूमने आए थे अपने मामा गांव। किसी ने कहा होगा तो फ्री तो है गुरुजी से सलाह लेना, तो फ्री की कदर नहीं होता। फ्री को लोग ऐसे ही फिर टाइम पास भी समझ लेते हैं। फ्री मतलब फ्री। आया और उसने बड़ा कुछ पूछा कि गुरुजी मुझे क्या विषय लेकर के पढ़ाई करनी चाहिए। मैं बोला भाई विषय आपका, पढ़ाई आपका, मस्तिष्क आपका, जीवन आपका, करियर आपका, उसको आप चयन करें, आप मुझसे क्यों पूछना चाहते हो। बोले कि मैं बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ। बोले क्या कन्फ्यूजन में हूँ? मेरा गणित बहुत अच्छा है लेकिन घर के लोग चाहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कमाई अच्छा है, तो आप क्या चाहते हो? बोले कि मैं दोनों नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पायलट बन जाऊँ। अच्छा तो भाई पायलट बन जा, बता दो घर के लोगों को, ना मुझे गणित पढ़ना है ना बायोलॉजी करना है, पायलट बनना है। बोले घर के लोग तैयार नहीं है, मम्मी पापा दोनों चाहते मैं डॉक्टर ही बनूँ, कमाई बढ़िया अच्छा है, आप क्या चाहते हो? बोले कि मैं मम्मी को दुखित नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा तो फिर मुझसे क्या पूछने आए हो? भाई मम्मी को दुखित नहीं करना चाहते तो क्लियर है डॉक्टर बनो, तो फिर बायोलॉजी लेके पढ़ो। आप मेरा भी समय खराब कर रहे हो और अपना भी मति खराब कर रहे हो। तो बोले नहीं मैं चाहता हूँ गणित पढ़ लूँ। तो बोले आपका डिसीजन है। फिर वो 2 साल के बाद आए बंदा, 11th में गणित लिया हुआ था। बोले कि मैं अब इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मतलब घर के लोग तो आपको बनाना चाहते थे भैया, वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हाँ बनाना तो अभी चाह रहे हैं, पर मैं अब सोच रहा हूँ मैं इंजीनियर ही बन जाऊँ। तो पहले तो पायलट बनने वाले थे। नहीं पायलट में क्या है, उतनी तनख्वाह नहीं होती है, फिर लोग बड़ा मुश्किल है ऐसा वैसा बने, ठीक है इंजीनियर बन जाओ। फिर 2 साल बाद आया, 12वीं निकाल रहा है। अब उसने एक बार दिला भी लिया पेपर, अब उसमें फिसड्डी शामिल हो गया। अब उसने कहा गुरुजी मेरा डिसीजन बड़ा गलत था, मुझे वास्तव में तो व्यापारी बजाना चाहिए था, मेरा घर का बढ़िया व्यापार है और हम काफ़ी अच्छे से कमा सकते हैं। मैं बोला तो ठीक है व्यापार ही करो, क्या दिक्कत है? बोले कि अब मैं पढ़ाई तो मैं इंजीनियरिंग कर लिया, मैं व्यापार कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने कहा बेटा एक बंदा अनपढ़ बंदा एक शानदार ठेकेदारी कर रहा है, करोड़ों रुपया का ठेकेदार, उसके अंदर 12 इंजीनियर है, मालिक अनपढ़ है, नौकर उसका इंजीनियर है। एक बंदा बहुत कम पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा उद्योग धंधा चला रहा है, उसके एमडी बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े लोगों को अपने नौकर बना रखा है। तो व्यापार व्यवसाय में अकल की ज़रूरत पड़ती है, सूझबूझ की ज़रूरत पड़ती है, सोच समझ की ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत पड़ती है। पढ़े लिखे तो आप हायर कर सकते हो, उसमें कौन से आ गया कि आप पढ़े लिखे हो रहोगे तभी आप बिजनेस कर सकते हो। हाँ सरकारी नौकरी के लिए आपको पढ़ा लिखा डिग्री वाला और उसके क्राइटेरिया वाला व्यक्ति होना जरूरी होता है, पर व्यापार के लिए नहीं होता है। अब वो बंदा 4-5 साल तक रहे, कुछ नहीं किया। फिर एक दिन आया, एक दिन आकर कहा गुरुजी मुझे करना क्या चाहिए? मैंने कहा आपको एक काम करना चाहिए कि आप जाइए डॉक्टर के पास, अपना इलाज कराइए। आप मनोरोगी हो, आप बचपन से मनोरोगी थे, अभी भी मनोरोगी हो। आपके अंदर में एक डिसीजन लेने की जो क्षमता होनी चाहिए, जो आपकी बुद्धि है, वो आपका बुद्धि में कई तरह की बुद्धि है, एक बुद्धि 1000 तरह की बुद्धियां हैं। और आप मदद मांगते मांगते जीवन में इतने बार मदद मांग चुके हो, इतने लोगों से मदद मांगते हो, इतने तरीके से मदद मांगते हो कि अब आप पानी भी अपने इच्छा से नहीं पी सकते हो, वह भी किसी के मदद से ही किसी की कोई गिलास को उठा करके पीते हो। तुम पूछते भी होंगे घर में कि मम्मी मैं इस गिलास में पानी पीऊँ कि इस गिलास में पानी पीऊँ। तब उसने कहा हाँ
मैं तो बराबर पूछता हूँ कि मम्मी इस गिलास में पानी पीना है, मुझे क्या इस गिलास में पानी पीऊँ, मैं आज इस कपड़े के पहनूँ या इस कपड़े के पहनूँ, मैं आज यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं आज ऐसे करूँ कि ना करूँ। यानी इतना पंगु, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट फैमिली। तो मित्र, यदि आपका जीवन आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है तो एक बार चिंतन कीजिए। कोई बंदा आपसे बार बार आपको मदद करने नहीं आएगा। गिरिए एक बार, चोट आने दीजिए। छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? छोटा बच्चा पहले बार कदम उठाता है, गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, घुटने छिल जाता है, कई बार तो सिर छिल जाते हैं, कई बार तो दांत टूट जाते हैं, कई बार नाक पे आपका चोट आ जाता है तो ऐसा नाक गंदा खराब दिखने लगता है। थोड़ा देर तक रोता है बच्चा, फिर प्रयास करता है, फिर गिर जाता है, फिर रोता है, फिर प्रयास करता है। तो आप यदि फेलियर हो गए तो इस बात को तो संतोष कीजिए कि आपने कुछ सीखा, फेल होना सीखा। डर के वजह से आपने पहला कदम ही नहीं उठाए होते तो आज जिंदगी भर कुर्सी में बैठे होते, चलना नहीं सीखे होते। तो एक प्रकृति ने आपको पहले ही सिखा दिया कि तब आप बहुत कमजोर थे, तब आप बहुत निर्बल थे। माँ के सहारे से आप उठते बैठते थे, माँ आपको खाना खिलाती थी, माँ आपको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, लेकिन आपने पहले बार खाना खाया, 2 अन्न के दाने ही गए, सारा चीज ऐसा आपने जब पहले बार खाते हैं तो ऐसा खाते हैं और इस तरह से अपने पूरी की पूरी अन्न को आप फैला देते हैं, पूरा गंदा हो जाता है, एक आध दाने मुंह में जाते हैं। मित्र, पर वो एक दाना आपका जाना ही तो क्रांति है कि आपने आज आप खाना सीख गए, फटाफट खा रहे हो। पहला कदम उठाना आपके लिए जीवन का क्रांति था कि आपने जब पहला कदम उठाया, आपके मस्तिष्क ने ऑर्डर किया और आपके शरीर ने उसको फॉलो किया। आप भले ही गिर गए, रोए, कोई बात नहीं, फिर कल सोचा कि मैं ये उठा सकता हूँ तो मैं ये पैर भी उठा सकता हूँ। मैंने आज पहला दाहिना पैर उठाया तो मैं कल बायां पैर भी उठा सकता हूँ। और एक बार आपने दायां बायां उठा लिया तो फिर आप सोचते हैं कि मैं तो अभी किसी को पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि डर था तो पकड़ लेते हैं उंगली को। लेकिन बच्चा अपने आप बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी उंगली आप मत पकड़ो, मुझे डर लगेगा तो मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा। देखो, 2 कंडीशन होता है बच्चों का। पहले आप बच्चे को उंगली पकड़ते हैं और तो बच्चे फिर ऐसा खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है। एक समय आता है कि बच्चा, आप जब बच्चे की आप उंगली पकड़ते हो तो वो फेंक देता है, बोलता है नहीं नहीं, आप मेरी उंगली मत पकड़ो, मुझे डर लगेगा तो मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा। तो वो बोलता है आप अपना उंगली दो, फिर बच्चा आपकी उंगली पकड़ लेता है, फिर बच्चा आपकी उंगली छोड़ भी देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, और फिर धीरे से वो दौड़ चलना सीख जाता है, फिर उधम पात करता है, फिर खूब धमा चौकड़ी करता है। तो मित्रों, आपने नहीं सीखा क्या कि उस बच्चे ने बार बार आपसे मदद नहीं मांगा मदद जरूरत के समय, अति आवश्यक के समय। उसने ये नहीं मांगा मदद कि मुझको अब रोज के रोज चला दो पापा, रोज के रोज मेरे हाथ पकड़ के चलाओ मम्मी, रोज के रोज मेरे शौच करा दो मम्मी, रोज के रोज मेरा धो दो मम्मी, रोज के रोज मेरा कमीज पैंट पहना दो मम्मी। तो बड़े हो गए हो तो डिसीजन लेना सीखो। गिर जाओ कोई बात नहीं, थोड़ा सा चोट आए रो लेना, फिर योजना बनाना, फिर चलना, कोशिश करना और कोशिश करना। वही तो आपकी मदद है। अपनी मदद खुद करना, अपने अंदर के जीवात्मा से पूछना कि आपसे गलती कहाँ हो जाता है कि आप फेल हो जाते हो। तो वो अंदर की जो बुद्धि है वो प्रबुद्ध बुद्धि है, वो बुद्धत्व बुद्धि है। फिर वो आपको बताएगा कि देखो ये आपसे मिस्टेक हो गया था, तो अगली बार वो गलती मत करना। इस तरह से धीरे धीरे करके फिर आप काबिल बन जाते हो। मित्र, हम भी बचपना में बुद्धू ही थे, और बुद्धू से बुद्धि तक के सफर में लोगों को कई बार गिरना पड़ता है, कई बार चोट आते हैं, कई बार नुकसान होते हैं, कई बार फेलियर हो जाते हैं, कई बार क्षति हो जाता है। बुद्धू से बुद्धि तक की सफर वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी मदद खुद कर सकता है, अन्यथा वो कभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करता, बुद्धि तत्व को भी प्राप्त नहीं करता, और वह हमेशा पंगु बना रह जाता है। अंत में बात बताते बताते मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ही गांव में एक व्यक्ति है, पहले माता पिता के सहारा जीवन जीते थे, हर चीज़ माता पिता उसका डिसाइड करते थे। फिर शादी हो गया तो माता पिता भी डिसाइड करते थे और पत्नी भी डिसाइड करते थे। माता पिता डिसाइड करते, पत्नी भी डिसाइड करते, वो जीवन भर इसी बीच में उलझ गए और घर में झगड़ा होते रहे।
फिर धीरे धीरे बच्चे आ गए। अब उसको अब बच्चे डिसाइड करने लगे, उसका हर चीज़ डिसाइड बच्चे करने लगे। अब जब मरने का बारी आया तो गीता सुनना था, उसको भी डिसाइड दूसरे लोग किए कि इनको गीता सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, गंगा जल दही खिलाना चाहिए। मैंने मरने का भी डिसाइड यदि दूसरा कोई कर रहा है, वो क्या बोलते बोलते मरे, इसका भी डिसाइड दूसरे ने किया। संयोग से, दुर्भाग्य से, उसके मरने से कुछ समय पहले मैं पहुंच गया। बिल्कुल उसका ऐसा सांसें ऊपर नीचे हो रहा था, और न जाने कहाँ से उसकी आंख में अभी संवेदना बचा हुआ था, कुछ तंद्रा बचा हुआ था, कुछ उसके भीतर में कुछ जल रहा था, कुछ भयंकर उसके अंदर में कुछ टेंशन था, बहुत ज़्यादा दब। पूरा जीवन भर का जो मदद लेने की जो उनकी शैली था, वो अंत में भी मदद चाह रहा था। बहुत ज़्यादा बकुलाहट थी। उसने इशारों से उसे कुछ बुलाया। किसने कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं? मैं बोला भाई मरता आदमी मुझको क्यों बुला रहे हैं, भगवान को बुलाए ना। बोले आप ही को बुला रहे हैं। मैं गया, वो कुछ अस्फुट शब्द बोले, मेरे समझ में आया नहीं, लेकिन मुझको एक चीज़ समझ में आ गया कि ये मदद मांग रहा है कि मरा कैसे जाए। तो मैंने कहा मरने का सबसे शानदार तरीका है मित्र, गहरी सांसें खींचो, अपने प्रभु को याद करो और अपनी छलांग लगा दो। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आपका छूट गया। मेरी बातों को उसने कितना सुना मुझे नहीं मालूम, पर उसने गहरी सांस ली, ताजुब हुआ, चमत्कार हुआ, और मुस्कुराए और समाप्त हो गए। लोगों ने कहा अरे अद्भुत हो गया, इस व्यक्ति कान सुनाते थे, सब कुछ ठीक था। मित्र, तो आदमी को एक बार मदद मांगने की लत पड़ जाए ना, एक बीमारी है ये, और ये बहुत बड़ी बीमारी है। जिस बंदे को मदद मांगने की बीमारी लग गया हो, वो कृपया मनोरोगी से जा करके अपनी इलाज कराए, क्योंकि जब तक वो मदद मांगने की बीमारी से वो छूटेगा नहीं, उस जीवन में कभी अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बेहतरी के लिए वो निर्णय नहीं ले पाएगा। एक दो बार मदद मांगना प्राकृतिक है, कुछ खास समय के लिए मदद मांगना प्राकृतिक है, कुछ खास बाबत मदद मांग लेना प्राकृतिक है, लेकिन समझिए इस बात को कि बात बात पर किसी से यदि आप सलाह लेते हैं, बात बात पर किसी का डिसीजन फॉलो करते हैं, तब आप बीमार हो, और बीमार का इलाज होनी चाहिए। तो मित्र, मैं समझता हूँ कि आप बीमार नहीं हो, लेकिन यदि इसमें कोई लक्षण आप में हैं तो निसंदेह संकोच छोड़िए, समाज क्या कहेंगे छोड़िए, लोग क्या कहेंगे छोड़िए। आपको ग्रोथ करना है, अपने जीवन अच्छा करना है, तो अपनी इलाज जरूर कराएं, ताकि आप अपनी मदद कर सको और अपनी विकास कर सको, अपने परिवार की, अपने बाल बच्चों की, अपने लाइफ की आप विकास कर सको, ग्रोथ कर सको, और अपने आनंद से, अपने निर्णय से, अपने खुशी से, अपना परिश्रम से, हाँ अद्भुत लगेगा। तब देखना जीवन में कितना चमत्कार महसूस करोगे कि हाँ मैंने ये निर्णय लिया, मैंने ये किया और मुझको ये सफलता मिला। मित्र, दुनिया का सबसे यदि आपको कोई बेशकीमती चीज़ लगेगा तो उस समय आपकी वो छोटी सी सफलता लगेगा। जैसे उस नन्हे बच्चे को पहला कदम उठाता है, दूसरा कदम उठाता है, वो ठुमुक ठुमुक चलता है, तो दुनिया का अनमोल रतन पा जाता है कि क्रांति घट जाती है कि वह भी कदम उठा सकता है, हाँ वह भी चल सकता है, और वह भी अपने बलबूते चल सकता है। अब वह भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो चल सकता है। इसी आत्मविश्वास से वो दो कदम चलता है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को नाप लेता है। मित्र, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वो झंडा गाड़ के आ जाता है। वो पहला दो कदम था आत्मविश्वास का। इसलिए आप भी परखिए अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मनिर्णय को, अपने क्षमता को, अपनी प्रतिभा को, और विश्वास भरिए अपने अंदर कि आप भी निर्णय ले सकते हो। अगले बार मदद मांगना बंद, खुद की मदद करेंगे। तब तक के लिए बसंत गुरु जी की इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।